राम राम सर। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा उन 25 शहीदों को जिन्होंने आज हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा के लिए, जिस जमीन पे हम लोग अपने अपने बच्चों का परिवार पाल रहे हैं, अपने क्षेत्र को अनाज दे रहे हैं, इसके काबिल हमें बनाया। उन 25 शहीदों को मैं आपकी तमाम मंच की तरफ से नमन करना चाहूंगा। मंच पर विराजमान पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी, मोलासर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी जी, डीडवाना के प्रधान प्रतिनिधि प्रेमाराम जी, रेतीगंज जी लोम रोड, राजू जी सांगवा, परबतसर से प्रधान ओम जी, तमाम सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, हर वर्ष हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और हर वर्ष ये तय होता है कि जब भी 13 मार्च होता है, मैं जब से विधायक बना हूं, विधानसभा चल रही होती है, बजट का सत्र चल रहा होता है और सुबह जल्दी विधानसभा जाने से पहले मैं यहाँ के अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करके इजाजत लेके विधानसभा चले जाए। और जब से मैं विधायक नहीं था तब भी मेरी इच्छा रहती थी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी ने स्थल के लिए कुछ किया और मैं भी कुछ करूं। पहली दफे विधायक बना, बजट सत्र में बोलने का मौका मिला तो मैंने डाबड़ा कांड का जिक्र किया और उस वक्त जो मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह जी, उनसे मैंने मांग की कि इस स्थल को पर्यटक रूप में आप लोग आगे बढ़ाएं, इसको विकसित किया जाए। उन्होंने मुझे वापस जवाब भी दिया लेकिन वो कुछ नहीं पाया। लगातार ये पीड़ा मेरे मन में रहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस सभा स्थल को हम अच्छा बना पाए, पहले ही बहुत सुंदर है और सुंदर बना पाए। इस बार जब बजट भाषण हुआ मुख्यमंत्री का तो डीडवाना को पहले ये लगा कुछ मिला नहीं। मेरी बड़ी भारी बहस हुई। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, साहब मुझे ये चीजें चाहिए और आपको देनी होगी। तो वो टिक करते गए, कन्या महाविद्यालय आपको दे दिया जाएगा, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। और जब डाबड़ा का नाम आया और मैंने मांग सिर्फ 50 लाख रुपए की तो उनका जवाब ये था, चेतन 50 लाख रुपए बजट में क्या घोषणा करवा रहे हैं? बजट में 5 करोड़ 10 करोड़ से छोटी घोषणा नहीं होती है। मैंने कहा, साहब मुझे पैसे इतने नहीं चाहिए, मुझे तो उस स्थल का आपके बजट की घोषणा में नाम आना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। और धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस मंच से मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने मांग मानी। और मांग मानना कोई बड़ी मान नहीं है, लेकिन ये जो सामने मूर्तियां लगी है, जिस परिवार के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, उनका मान सम्मान अगर कहीं डाबड़ा का नाम आता है तो तमाम किसान जाति का नाम बढ़ता है, उन सब का मान होता है, उन सब की इज्जत होती है। मैं ये बहुत गंभीरता से मानता हूं। जब भी बात चलती है, यहां पे आता हूं तो बोलते बोलते विचारों में इतना ज्यादा खो जाता हूं, मेरी आंखें भर आती और सोचता हूं कि क्या उन लोगों के विचार रहे होंगे, क्या उन लोगों की सोच रही होगी जिन्होंने आज जो हम लोग यहां बैठे हैं हमारे अच्छे जीवन के लिए अपने प्राण दे दिए। रिद्धकरण जी भी बात कर रहे थे कि मालवा जाते थे और मैं अभी जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे, पंचायत चुनाव में हर जगह बात बोलता था, तो जिस जगह जिस विधानसभा मुझे प्रभारी बना के भेजा गया वहां जाने के लिए एक नदी पार की और उस नदी का नाम था बनास।
और जिस जगह मैं प्रचार करने के लिए गया वो मालवा था, मालवा। आप अगर मालवो मैंने हिंदी में बोले थे, मालवा बोले। तो जब उस बनास नदी का पुल था, बड़ा लंबा पुल, वो पार किया तो एक जानकार आदमी मेरे साथ बैठा था। उसने मुझे बोला कि चेतन ये जानते हो उस नदी के बारे में? मैं कहा बाबा मैं तो खाली इतनी जानूंगा, बनास नदी है और एक ऊपर फुड़ मिनट और गाड़ी सरपट पार कर दिए। क्यों नदी बा नदी है जकी के मायकर थारा और थारे पटरे वाला लोगों का पुरखा जब मालवे जाता तो जकी भी बांगन बैल गाड़ी होती, छकड़ो होतो भी गाड़ी पार करता होता, आता और जाता, और बाकी जगह सब मोटी चिंता होती, आ चिंता होती कि नदी में पार करती टाइम माँ को कोई टाबर, माँ को कोई बकरियो, माँ की कोई पोटली नदी में ला रही है। आज इसी नदी पे एक बड़ा भारी पुल बना और हमारी गाड़ी उस पे से बड़ी तेजी से निकल जाती है। लेकिन जब ये गाड़ियां तेजी से निकल रही है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान है। बहुत सारे लोगों ने ये सोच के अपने जान की आहुति दी कि हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां आराम से रहेंगी, आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों का अपना पेट पालेगी। और उसी का नतीजा इन लोगों का बलिदान। आज कुछ दिन पहले हम लोग बॉर्डर पे गए थे, दिल्ली बॉर्डर पे। रिद्धकरण जी भी थे, यहां बहुत सारे साथी इधर बैठे हैं, इधर बैठे जो मेरे साथ गए थे। वहां पे जाके जब हम माहौल देखा, लोगों की बातचीत देखी, लोगों का हाल देखा, तो फिर से वही दिन याद आने लगे। चंपारण में एक सत्याग्रह हुआ था आजादी से पहले, किताबों में पढ़ते होंगे बच्चे। चंपारण सत्याग्रह के अंदर किसानों ने एक आंदोलन किया था बिहार में, जगह चंपारण, और उन्होंने आंदोलन इसलिए किया था कि अंग्रेजों ने ये बोला कि आपकी खेती आप इस तरीके से करोगे, यानी कि हमें बताया जाएगा कि आपकी खेती किस ढंग से होनी चाहिए। उस कानून के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ चंपारण के किसानों ने आंदोलन किया। और आज जब भारत आजाद हो गया, इन लोगों ने शहादत दे दी, 200 से ज्यादा किसान दिल्ली में शहीद हो गए। तब हमें ये मोदी सरकार बोल रही है कि आप आने वाले वक्त में खेती इस ढंग से करोगे, इस तरीके से करोगे। अगर उनकी ये बात मान ली जाए तो मुझे लगता है इनकी शहादत कहीं ना कहीं भेजा जाती है, बेकार जाती है। और इनकी शहादत बेकार जाती है तो हमारी कमजोरी नजर आती है। यकीन मानिए, अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब किसान खुद की जमीन पे मजदूर बन के रह जाएगा, बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। कल ही मुझे बोलना है विधानसभा में, परसों कृषि पे बोलना है, खेती बाड़ी पे बोलना है। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, ये रामेश्वर जी सरपंच साहब कमरे में आए तो मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने जो देखा, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां के अधिकारी डीडोना आते हैं और नागौर कलेक्टर को ये बोलते हैं कि किसान मूंग मत खरीद लीजिए, पेमेंट नहीं करेगा, पैसे नहीं देंगे, भुगतान नहीं होगा। ये केंद्र के अधिकारी आके हमारे नागौर के जो कलेक्टर है उसको बोलते हैं। FCI जो MSP पे खरीद होती थी, खरीद करती है, आधा बजट कर दिया इस साल। खुद कृषि मंत्री केंद्र सरकार का ये बोल रहा है कि साहब बजट बढ़ा के दें, बजट कम किया जा रहा है। और हालात ये है कि ये बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते। ये बात सत्य है कि चुनाव से पहले बोला गया था कि किसानों के सारे लोन माफ हो जाएंगे। मैं स्वीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि किसानों के सारे लोन माफ हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही, बजट नहीं कर पाए। लेकिन आप जो बोलते थे, मोदी जी जो बोलते थे, वो कर दिया सब कुछ। इन्होंने बोला था ना महंगाई कम कर देंगे,
ये महंगाई कम, डबल हो गया 7 साल में सिलेंडर का दाम, गैस के सिलेंडर का। मार्च 2020 और मई 2020 3 महीने के अंदर डीजल पे 36 रुपए बढ़ाए इन्होंने, डीजल पे 32 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए 3 महीने में। और यहां पे जो हम लोग पेट्रोल और डीजल ला रहे बाहर से, श्रीलंका को हम देते हैं, नेपाल को हम देते हैं, बांग्लादेश को हम देते हैं, और वहां पे जिन देशों को हम डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं, भारत दे रहा है, वहां पे सस्ता मिल रहा है, यहां पे महंगा मिल रहा है। 125 रुपए 32 दिन में सिलेंडर का दाम बढ़ा है, 32 दिन में। कोई मना कर दे तो बता दो, झूठ बोलने में महारत है। मेरे साथ ही विधानसभा में खड़े होते हैं कि साहब लोन माफ नहीं किया, संपूर्ण किसानों की कर्जा माफी नहीं की। मैं बोलता हूं नहीं की, और बोला था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आपने क्या क्या किया ये बता दें। अगर मोदी जी सारी बातें बता दे तो वो जो बोले हम मानने को तैयार। क्या जरूरत पड़ गई आप ऐसे किसान कानून लेके आ रहे हैं? किसान बोल रहा है मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं कानून लागू करेंगे। कल ही मेरी बच्ची मुझे बता रही थी कि कोई चाइना का कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, संसार में सबसे बड़े पैसे वाला बन गया, उससे ज्यादा अडानी जी की आय बढ़ गई है। संसार का सबसे ज्यादा जो पैसे वाला आय कमाने वाला आदमी था, उससे ज्यादा अडानी जी कमा रहे हैं। अडानी जी एक वक्त में गुजरात में स्कूटर पे घूमते थे, और आज हमारे बच्चे बॉर्डर पे स्कॉर्पियो में चले जाते हैं तो वहां पे जो लोग थे भाजपा के, वो बोलते हैं एक किसान ने पीछाड़ा है, हमने तो स्कूटर में बैठे जगह सब घना पीछाड़ा हुए, और माँ का टावर अगर स्कॉर्पियो में तालवा लागे तो बेटे किसान नहीं, ये किसान का बेटा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों को, ये लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई नहीं है कि कानून पास हो जाए, ये लड़ाई इसलिए भी है कि ये लोग जो शहादत देके गए, अगर हमने आज इनके आगे घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी ये बोलेगी कि हमारे पुरखे कमजोर थे, उनके घुटनों में जोर नहीं था। मोदी नाम का एक आदमी आया और उसने जो कानून बनाए वो बना दिए, कानून पास हो गए, लागू हो गए, और आज हम अपनी जमीन पे बंधुआ मजदूर बन के बैठे। देश की हालात, देश की समस्याएं तमाम आप लोगों के सामने है। नौकरियां खत्म कर, अभी कल ही एक विधायक साथी बोल रहे थे, बोला काय का आरक्षण की जरूरत नहीं है, नौकरियां खत्म होगी, करेंगे क्या आरक्षण का? तो तमाम सारी चीजें आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा, मैं हर बार ये सोचता हूं, हर बार ये इच्छा करता था कि जब भी हम लोग यहाँ पे आए, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए, इस 13 मार्च को ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि हमें जानना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने कौन से वो दिन देखे थे जिनकी वजह से आज हमारा जीवन अच्छा है। ये सारी बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप लोग इतनी बड़ी भारी तादाद में पधारे, इसके लिए धन्यवाद। और ये मैं उम्मीद करता हूं, आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आगे जब भी आपके यहाँ कन्या महाविद्यालय खुलाए डीडवाना के अंदर, इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग ताली बजाएं, सभी ताली। कारण क्या है कन्या महाविद्यालय खुलवाने का, पता है आप लोगों को? छोटी सी बात और ऐड करूंगा, आइए छोटी सी बात ऐड जोड़ूंगा इसके अंदर। सरकारी जमीन की डीडवाना के बिल्कुल बीच में, उस सरकारी जमीन को महिला महाविद्यालय के नाम से प्राइवेट एक कॉलेज खोल दिया। मेरी पीड़ा तब भी थी, मेरे फादर पिताजी थे, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, और उनका ये कहना था सरकारी जमीन, सरकारी स्कूल की जमीन है, वो सरकार के पास रहनी चाहिए, निजी हाथों में नहीं चलनी। और इसी जिद के तहत, इसी सोच के तहत ये कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई। और यकीन मानिए, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी से, साफ नीयत से, मैं चुनाव के दौरान भी सबको यही बोलता, मैं बोल के गया था, किसी की जरूरत नहीं है आपको, कोई काम हो आपका, सीधा मेरे पास आ सकते हैं। आज भी उसी सिद्धांत पे चल रहा। कुछ लोगों की नाराजगी भी हो सकती है सिद्धांत की वजह से,
लेकिन मेरा सिद्धांत ये रहेगा, जिस किसी का काम है आप सीधा आए, पधारे, मुझे ज्यादा खुशी हो। मैं चाहता हूं कि जितनी ज्यादा ईमानदारी से मैं कोशिश काम कर सकूं उतनी कोशिश करूं। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, शहीदों को नमन, ऊपर वाले मालिक से प्रार्थना कि आप सब खुश रहें, तरक्की करें और आपके परिवार में शांति बनी रहे। राम राम राम। काम है कोई चालू कर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी का। अब हमारे बीच में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डोली साहब है, उनका उद्बोधन होगा। आपका हार्दिक स्वागत है। पठान जी को बोला ना, पहली बार बोलेंगे।